गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए चलते हम लोग आज के अपने इस सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। तो देखिए आपको पता होगा कि लेक सुपीरियर जो ताजे पानी की एक झील है वो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में सामाजिक ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। किसका संकल्प लिया गया था? समाजवादी ढांचे की स्थापना। समाजवादी का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताया था कि अर्थव्यवस्था टोटल 3 भाग में होता है। एक आपका समाजवादी होता है, एक आपका पूंजीवादी होता है और एक मिश्रितवादी होता है। तो समाजवादी ढांचे की संकल्पना जो है किस योजना आयोग का या किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका सेकेंड पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। अच्छा, सेकेंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो याद रखिएगा सेकेंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 था, 5 साल। साथ ही साथ सेकेंड पंचवर्षीय योजना किस पे बेस्ड था? तो याद रखिएगा पीसी महालनोबिस पे डिपेंड था। किस पे? पीसी महालनोबिस योजना पे आधारित था। और पहला पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो ये हेरोडोमर पे था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल प्राइज जीता है? आई होप सो इसका आंसर आप लोग को आता हो। 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाली कौन है? मैडम क्यूरी हैं। अच्छा, ये कब कब और किस किस क्षेत्र में जीती थी? तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी के साथ मिलकर 1903 में जो है वो फिजिक्स के क्षेत्र पे मिला था पहले। ठीक है, और उसके बाद 1911 में मैडम क्यूरी को 1911 में मैडम क्यूरी को केमिस्ट्री के क्षेत्र पे मिला है। और केमिस्ट्री में 2 तत्व जो था वो उन्होंने फाइंड आउट किया। कौन कौन सा? रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल दिया गया 1911 में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मैडम क्यूरी। पहली बार उनको हस्बैंड के साथ मिला था और सेकेंड टाइम अकेले मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे ही आता है तो माइंड में 1930 आना चाहिए और उसे 1930 का दांडी मार्च आना चाहिए। और जब दांडी मार्च को आगे लेकर उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया सविनय अवज्ञा आंदोलन को, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने किया था। किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता? तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता? वो कृषि कर नहीं लगा सकता, क्योंकि कृषि कर क्या है? एक राज्य कर है, वो उस पर राज्य कर लगा सकता है। बाकी स्वच्छता कर, प्रकाश शुल्क का मतलब लाइट पे बेस्ड, और जल कर ये आपका क्या है? ग्राम पंचायत रीजनल लेवल पे लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो देखिए खासी भाषा का जो एरिया है उसके बारे में बात कर रहा है कि उसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो याद रखिएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा में सम्मिलित है। कौन सा आपका? खासी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये बस समझिए आप। चलें, और उसमें भी उपकुल की मोन खमेर शाखा में। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम इसको याद कर लीजिए, रट लीजिएगा। संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक अगर बात करें भारतीय संविधान में आर्टिकल 108 में मेंशन है। जब बात करेंगे दोनों सदन का संयुक्त बैठक, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर साहब करते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो करते हैं। क्लियर है। अब पूछ रहा है कि ये प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से और 2 चीज़ें ली गई हैं, एक तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है और दूसरा समवर्ती सूची लिया गया है। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है? तो भारत में जो कॉफ़ी है, क्योंकि चारों का चारों कॉफ़ी का एक किस्म है, उसमें भारत में जो उगाई जाती है वो किस्म कौन सी है? तो याद रखिएगा उसको अरेबिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरेबिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? यानी कि सीधा सीधा कह रहा है कि हरित क्रांति को जन्म देने वाला जो योजना आयोग था वो कौन सा था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1967 के आसपास जो है आपका हरित क्रांति हमारे देश में का पहला जो लेवल था वो आ गया था। तो हम लोग देखेंगे जो पहला पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56 था,
दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61 है और तीसरा पंचवर्षीय योजना 61 से 66 है। तो आप पहले नियम कानून बनाएंगे योजना आयोग, उसके बाद वो क्या होगा, आपको उसका रूप दिखने लगेगा, विकास दिखने लगेगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया, तो वो कौन सा था, तृतीय पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। तो कृत्रिम का मतलब ये होता है मैन मेड, यानी कि हम लोगों ने बनाया है, और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है तो याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, शिवाजी सागर झील, जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में, कहाँ है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में, ठीक है, सतारा जिले में है। और बात करें कि ये जो झील बना है ये किस पे बना है, तो ये कोयना नदी पे बना है। यानी अब आपको ये भी याद में रखना है कि कोयना नदी का संबंध सीधे सीधे महाराष्ट्र से है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो याद रखिए, और उससे हुआ क्या था, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था। तो आपको ये 3 ऑप्शन दिख रहा है जो कि मुझे लग रहा है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का है। तो याद रखिएगा 1904 में, क्योंकि बंगाल विभाजन से पहले उन्होंने क्या किया था, ये गोपनीयता अधिनियम लगाकर प्रेस की स्वतंत्रता को थोड़ा सा प्रतिबंधित किया था, सीमित करने का प्रयास किया गया था। तो वो था आपका 1904 में। अब जैसे ही लॉर्ड कर्जन की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा 1905 बंगाल विभाजन, ठीक है, 2-4 बातें इनसे जान लें हम लोग। 1906 की बात कर लें, अच्छा 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में क्या था, तो स्वदेशी मूवमेंट था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वदेशी मूवमेंट लगातार 6 साल चला, ठीक है। 1911 में आकर बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा था फाइनली, और फिर बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, और 1907 में नरम दल और गरम दल सेपरेट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान ने भारत को क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, इस तरह से वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना करे। अच्छा, इस क्वेश्चन से एक चीज़ क्लियर होता है कि राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, ये आपको दिखने को मिला होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपसे यही पूछ रहा है कि लोकसभा द्वारा जो धन विधेयक पारित होता है वो राज्यसभा में कितने दिनों तक मैक्सिमम रखा रह सकता है पेंडिंग में, उसके बाद ऑटोमेटिक उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो वेरी गुड, आपका आंसर आ गया है। आंसर क्या है, 14 डेज है, वेरी गुड। 14 डेज तक अगर राज्यसभा किसी धन विधेयक पर डिस्कशन नहीं करती है तो उसको अपने आप पास मान लिया जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है। तो जो लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको ये आंसर पता होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कहते हैं, विस्मार्क कहते हैं। भारत का विस्मार्क कहा जाता है किनको, सरदार पटेल को, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, गृह मंत्री थे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 जो भारत के द्वारा छोड़ा गया, भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया। आपको डेट पूछ रहा है और ये करंट का डेटा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आदित्य L1 है किसके लिए, तो याद रखिएगा सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य का जो सिनोनिम होता है, समानार्थी शब्द है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आदित्य कहते हैं, ठीक है। तो ये कब छोड़ा गया, ये छोड़ा गया है 2 सितंबर 2023 को। कब छोड़ा गया है, 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा छोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात। देखिए आपको कैपिटल और प्रोडक्शन का जो रेशियो है उसको क्या कहते हैं, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैपिटल और उत्पादन यानी कि आउटपुट के रेशियो को हम लोग कहते हैं उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि, यानी कि प्रोडक्शन में जितना यूनिट का आपका 1 यूनिट प्रोडक्शन में जितना पैसा लगा है वो कहते हैं। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करता है। तो याद रखिएगा रिट आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन में तो दिख रहा है, लेकिन याद रखिएगा रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकता है। लेकिन ऑप्शन में तो हाई कोर्ट नहीं था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी होता है। और रिट से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 32, ठीक है। 5 प्रकार के रिट की बात की गई है।
नेक्स्ट है 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा, ये है कौन? तो याद रखिएगा पुष्पा, झुकेगा नहीं, ये वही हैं। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा गांधी इन चंपारण यानी कि चंपारण में गांधी जी का जो रोल था उससे रिलेटेड बुक है। ऑप्शन देख लेते हैं। राजकमल मुखर्जी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, डॉक्टर के.पी. माथुर और दीपक सुराना। तो आंसर होगा दीपक सुराना ने पुस्तक लिखा है गांधी इन चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित देशों में किस देश में टकला माकन, ये ट है या त है, दोनों चलता है, हम लोग हिंदी में याद किए थे टकला माकन, तो बात वही है, मरुस्थल स्थित है। तो याद रखिएगा टकला माकन स्थित है कहाँ? चाइना में। कहाँ? चाइना में। और मंगोलिया में क्या है? गोबी मरुस्थल है, ध्यान में रखेंगे। टकला माकन कहाँ है? चीन में है। और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? अब देखिए, अब ये आपका जीएस भी है, साथ ही साथ आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आता है। मानचित्र बनाने को हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, कार्टोग्राफी यानी कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को, मैप कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के अंतर्गत, मुद्रास्फीति कहते किसको हैं? याद रखिएगा मुद्रास्फीति में हमारे पास पैसा यानी कि मनी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से मनी का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, साथ ही साथ जो महंगाई होती है वो बढ़ जाती है। तीन चीज़ याद रखिएगा, पैसा बहुत ज़्यादा है हमारे पास जिसकी वजह से पैसा का वैल्यू घट जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। इस तीनों चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं? इन्फ्लेशन कह सकते हैं। तो इन्फ्लेशन में देखिए मुद्रा का वैल्यू घट जाना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका आंसर सही होगा। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो देखिए आपको पता होगा 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। और अब नई जो राजधानी है वो क्या बन गई है? नूसंतारा हो गई है। ठीक है, जो अभी अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो याद रखिएगा ये किसने जीता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो किरण जॉर्ज ने जीता है। किरण जॉर्ज ने क्या जीता है? इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? याद रखिएगा ये एक मेल है। क्वेश्चन नंबर 24 है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी। देखिए जब बात करेगा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन की बात नहीं करेगा तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली होगा। लेकिन जैसे उसमें प्रबंधन जुड़ा है, मैनेजमेंट अकेडमी आपसे पूछ रहा है, वो कहाँ है? तो याद रखिएगा ये आपका हैदराबाद में है। दोनों याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, और जब आपसे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी पूछेगा तो हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपको पता है यहाँ जो है तापीय, जिसको एनटीपीसी थर्मल कहते हैं, वो आपका बिजली का उत्पादन ज़्यादा है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा ये स्वीकार किया गया था जुलाई के टाइम में, जुलाई 1947 में, और आज़ादी मिल गई अगस्त में। तो मतलब सीधा सीधा आप समझिए कि पूछ रहा है कि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, या माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वेरी गुड, आंसर क्या होगा? आचार्य जे.बी. कृपलानी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, जब भारत आज़ाद हुआ, या माउंटबेटन की बात कर लेते हैं, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। ठीक है, एटली, ये थे वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी के थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो ये होमवर्क है, ये हम लोग को कमेंट बॉक्स में डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताता है? मतलब रिसोर्स आपके पास कैसा है उसी के हिसाब से हम उसका आउटपुट बना सकते हैं। अगर दूध है तभी हम अलग अलग किस्म का मिठाई प्रिपेयर कर सकते हैं, दूध नहीं है तो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये बताया था महात्मा गांधी ने। किसने बताया था?
महात्मा गांधी ने ही बताया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? ये भी M.K. गांधी द्वारा कहा गया कथन है कि स्वाद का जो वास्तविक स्थान है, जो प्रेम भाव है, वो जो है वैल्यू देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन किस संशोधन में हुआ है? तो देखिए, जब बात करें उद्देश्य का प्रस्ताव, जिसको कि हम प्रेम्बल कहते हैं, उसमें परिवर्तन सिर्फ एक बार हुआ है और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, जिसमें कि टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो अखंडता, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष। याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं है, पंथ निरपेक्ष वर्ड है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल अधिक से अधिक कितना हो सकता है, या कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब रूल रेगुलेशन के हिसाब से या संविधान के अनुसार से पूरे 1 साल में 2 बार जो है वो बैठक होना अनिवार्य है, और जनरली ये 3 बार बैठक होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो याद रखिएगा, एलोरा महाराष्ट्र में है और इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म की मूर्तियाँ अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा किसकी है? हिंदू की है। ठीक है, चलें। इसलिए कई क्वेश्चन में अगर सेपरेट दे देगा आपको तो आंसर क्या हो जाता है? हिंदू के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है? जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा। ऑप्शन है लाल कुलवंत, है ना, बंदा बहादुर, मार्केंडे पांडे और रामतनु पांडे। वेरी गुड, आंसर क्या है आपका? रामतनु पांडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो याद रखिएगा, प्रांतीय स्वायत्ता आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको भारत शासन अधिनियम कहा गया था, इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्ता थी। इसी के तहत 1936 में चुनाव हुए और 1937 से 1939 तक, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तब तक जो है भारत में प्रांतीय स्वायत्ता रहा। कई जगह इलेक्शंस हुए, उसके बाद कांग्रेस की पार्टी कई जगह गवर्न भी कर रही थी, लेकिन ये जो सारा का सारा ये 2 साल का सिस्टम था, ये था आपका अधिराज्य के मतलब स्टेटमेंट को, जो कि कांग्रेस ने 1929 में अपनाया था स्वराज, वो नहीं था। अधिराज्य मानकर ब्रिटेन हमारा राजा, या कि ब्रिटेन के संरक्षण में हम लोग ये सारा काम कर रहे थे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो सबने रिज़ाइन मारा और फिर तब से हमारा आज़ादी का प्रोसेस चालू हो गया, या संविधान बनने का प्रोसेस, नेगोशिएशंस, फिर क्रिप्स मिशन आया, बेवेल योजना आई, फिर कैबिनेट मिशन आया, फिर माउंटबेटन प्लान आया। बहुत आराम से हम लोग डिटेल में कभी पढ़ेंगे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो देखिए, चारों मुद्रा किसी न किसी देश की होगी, है ना, और हम लोग देख लेते हैं म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है। ठीक है, क्या है को जगह आप कर लीजिए क्यात है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? देखिए, आपको नेगुलट्रम दिख रहा होगा, जितने लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। भूटान की मुद्रा क्या है आपका? नेगुलट्रम है। भूटान की मुद्रा क्या है? नेगुलट्रम है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 36, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? या हम ऐसा भी कह लेते हैं कि 1858, जबकि ब्रिटेन के हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में हमारा भारत का पूरा का शासन चला गया, उस समय भी बोला जा सकता है कि पहला जो वाइसराय हैं वो कौन है, क्योंकि गवर्नर जनरल पोस्ट को हटा के वाइसराय बना। दोनों आंसर सेम होगा। ठीक है, और वो आंसर क्या है? वेरी गुड, आंसर है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 के विद्रोह के समय में भी थे। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, और साथ ही साथ जब विद्रोह खत्म हुआ, 1858 का एक्ट आया, उसके बाद गवर्नर जनरल पोस्ट हटाकर वाइसराय और भारत सचिव बना। तो वाइसराय भी पहले कौन थे? बने थे लॉर्ड कैनिंग बने थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। किससे? शाक्य वंश से संबंधित थे महात्मा बुद्ध। क्लियर। और जब बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, तो याद रखेंगे 563 BC में इनका जन्म हुआ है। क्लियर। और जब गौतम बुद्ध की बात आई है तो हम लोग 2-4 बात और जान लेते हैं कि इनका जो घटना है और घटना को हम लोग किस प्रतीक से सूचित करते हैं, वो भी आप अगर देखना चाहें तो देख लेते हैं। जैसे जन्म जो है वो क्या प्रतीक है इनके जन्म का, तो हम लोग कहते हैं कमल व सांड। क्या कहते हैं? कमल या सांड कहते हैं। ठीक है। अब बात कर लें इनका गृह त्याग, तो गृह त्याग को क्या बोलेंगे? गृह
त्याग को क्या बोलेंगे, तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को हम लोग घोड़े से सूचित करते हैं। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी। तो देखिए, जब बात कर लेते हैं तो मैंने आपको दिखाया, ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री कह लेते हैं। ऊपर आपका ये कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरता है, और ये आपका मकर रेखा है। तो भारत के बीचों बीच से गुजरता है, मतलब इस तरह से समझिए। तो ऊपर में जो बच गया वहाँ पर क्या है, कभी भी सूर्य की किरणें जो है ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 डिग्री नहीं पड़ेंगी, क्योंकि सूर्य का जो किरण है वो पूरे वर्ष भर सिर्फ इतना ही दूर में वेरिएशन आता है। मतलब कभी ऊपर से नीचे गया, जैसे जनवरी के टाइम में नीचे ऑस्ट्रेलिया है तो उधर आपका सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, और कभी ऊपर आएगा गर्मी के समय में। क्लियर। तो हम लोग देखेंगे इंडिया में मैप के अकॉर्डिंग जो श्रीनगर है वो क्या है, ऊपर है। तो यानी कि श्रीनगर में कभी भी सन का ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 डिग्री लंबवत जो है कभी भी किरण नहीं पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष मतलब किस दशक में दर्ज किया गया था। तो याद रखिएगा वो दशक था आपका 1911 से 1921, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, विभाजक वर्ष भी कहते हैं। इसी वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन का क्या है, डिक्रीज हुआ था, पॉपुलेशन की क्या हुई थी, कमी हुई थी। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। जैसे ही नवीकरणीय हो गया तो जंगल नहीं होगा, पशुधन नहीं होगा, लौह अयस्क भी नहीं होगा, ये सब लिमिटेड मात्रा में ख़त्म हो जाएगा। जल जो है वो नवीकरणीय है। जल का मतलब याद रखिएगा, जैसे समुद्र का वेव कंटिन्यू चलता रहता है ना, तो उसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। तो आपको एनसीआर के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, एनसीआर में क्या नहीं आता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मथुरा जो है वो आपके एनसीआर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आना चाहिए, कंटिन्यू अगर देख रहे हैं वीडियो को तो 4-5 बार रिवीजन हो चुका है। वेरी गुड। आपका जो है गोदावरी को भारत की क्या वृद्ध गंगा कहा जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तंजानिया की राजधानी क्या है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं तंजानिया की राजधानी। ऑप्शंस में क्या है, नैरोबी जो केन्या की राजधानी है। क्या है, केन्या की राजधानी क्या होती है, नैरोबी होती है। लुसाका किसकी राजधानी है, तो याद रखिएगा लुसाका राजधानी है जाम्बिया की। किसकी है, जाम्बिया की। फिर बात कर लें काम्पाला किसका है, तो याद रखिएगा युगांडा की राजधानी है काम्पाला। क्या है, युगांडा की राजधानी काम्पाला है। तो अब क्या रह गया, डोडोमा रह गया। तो ध्यान रखिएगा तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा है। बाकी केन्या की राजधानी नैरोबी, जाम्बिया की राजधानी लुसाका और युगांडा की राजधानी काम्पाला। ये सब कहीं लिखकर आप धीरे धीरे याद करते चले जाइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मैंने बताया है आपको, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से सेपरेट होता है। फिर हम लोगों ने 9 डिग्री भी पढ़ा था, जहां आपके लक्षद्वीप का 2 जो है वो अलग होता है आइलैंड। फिर 8 डिग्री भी पढ़ा था, जहां मालदीव और लक्षद्वीप के आइलैंड को सेपरेट करता है 8 डिग्री। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से एक कैपिटल का है क्वेश्चन, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो आपको पता होना चाहिए बोगोटा किसकी है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो याद रखिएगा कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। आतंकवाद से पीड़ित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। किस डेट को, 21 अगस्त को मनाया जाता है। जबकि भारत में सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक है शोभना नारायण। कौन है, शोभना नारायण। और बुक का क्या नाम है, डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा मिशन परिवर्तन का संबंध स्वास्थ्य सुधार से है। किससे है, स्वास्थ्य सुधार का संबंध है मिशन परिवर्तन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। याद रखिएगा पंचायती राज जो है 3rd टियर सिस्टम का गवर्नमेंट का सिस्टम है, और ये बेसिकली होगा कहाँ, ये राज्य सूची में होगा। कहाँ होगा, राज्य सूची में पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है। कौन से, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा।
और कौन सा अनुसूची है अगर बात करें तो अनुसूची 11वां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा ये वो क्वेश्चन है जिसमें 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। दिखता है शिक्षा दिवस और कहीं गलती से सर्वपल्ली राधाकृष्णन होंगे, ऑप्शन में मार के आ जाएगा। हालांकि ऑप्शन गलत, ऑप्शन में है नहीं अवेलेबल, लेकिन ध्यान रखिएगा यह शिक्षा दिवस है, शिक्षक दिवस नहीं है। तो शिक्षा दिवस बेसिकली मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे। किस पे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को हम लोग शिक्षा दिवस सेलिब्रेट करते हैं और ये बेसिकली मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। अच्छा, किस साल में इनका जन्म हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 1888 में। कब हुआ है? 1888 में। और जब 1888 की बात आएगी तो मैं आपको बता दूं, जो शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को, उनका भी जो डेट ऑफ ईयर है वो सेम है, 5 सितंबर 1988 का जन्मदिन है किनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हम लोग साइंस के फिर 25 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित कर देती है, यानी कि रेडियो तरंगों को वापस लौटा देती है। और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन का ऑप्शंस में देख लेते हैं, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और बहिर्मंडल। आंसर क्या होगा? आयन मंडल की वजह से जो है रेडियो तरंगें पृथ्वी पर वापस लौटती हैं, और जितना भी हम लोग टेलीफोन पे बातचीत वगैरह करते हैं वो तभी पॉसिबल है जब आयन मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब आपको पूछ रहा गलत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पीवीसी जो है वो थर्मोसेटिंग नहीं है, बल्कि क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। ध्यान में रखिएगा, नायलॉन थर्मोप्लास्टिक है, सही है। फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड थर्मोसेटिंग है, सही है। पॉलीप्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक है, ये भी सही है। पीवीसी जो है वो थर्मोसेटिंग नहीं है, याद रखिएगा वो थर्मोप्लास्टिक है। पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, यानी कि यहाँ बात कर रहा है रिलेटिविटी। सापेक्षता का मतलब हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो किसी पूछ रहा है क्या नहीं है, आपसे पूछ रहा है, तो किसी वस्तु की लंबाई से हम कंपेयर कर लेते हैं, समय अंतराल से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं या स्पीड के डिफरेंस की बात करते हैं तो एक टाइम इंटरवल को गैप को कर लेते हैं। समकालीनता से कंपेयर कर लेते हैं कि एक ही समय में उसका ग्रोथ क्या था, उस कंट्री का ग्रोथ क्या है। प्रकाश के वेग को जनरली हम लोग सापेक्षता सिद्धांत में नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रकाश का वेग बहुत ज़्यादा है, उससे कंपेयर कर पाना बहुत टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम का यूज़ क्यों होता है? क्योंकि याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है वो एक ज्वलनशील गैस है और हीलियम नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ये इनफ्लेमेबल है, यानी कि अदाह्य है, मतलब जलेगा नहीं। कौन सा? हीलियम गैस में जनरली आग नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम है? अपवर्तनांक का मतलब होता है म्यू मैंने बताया था, म्यू इक्वल टू c/v होता है। मतलब इनमें से किस में लाइट के स्पीड, यहाँ c का मतलब लाइट का स्पीड है, लाइट के स्पीड के बराबर ही अगर कोई नीचे होगा तभी वैल्यू 1 होगा। तो अल्कोहल में, वायु में, पानी में, मिट्टी, तेल में कहाँ पर लाइट का स्पीड जनरली निर्वात में प्रकाश की स्पीड के बराबर होता है? तो आंसर क्या होगा? वायु में। अप्रॉक्स क्या होता है? वैल्यू सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो याद रखिएगा माणिक्य और नीलम एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। किसके ऑक्साइड हैं? एल्युमिनियम के। अच्छा, जब बात कर रहे हैं एल्युमिनियम का तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर कौन सा है? 3 है। आप ए और एल लिखिए, ए का वैल्यू 1 प्लेस वैल्यू और एल का वैल्यू 12, दोनों को ऐड कर लीजिए तो एल्युमिनियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको आंसर समझ में आएगा। फोटो सेल का मतलब होता है जो आप सोलर लाइट के लिए जो लगाते हैं पैनल, उसको फोटो सेल बोलते हैं। उसमें प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है आपको पूछ रहा है यूस्टो की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो याद रखिएगा यूस्टो की नलिका जो है वो कान में स्थित है। कहाँ है? कान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो याद रखिएगा जब आप बच्चे के बुक 6 और 7 क्लास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक आंख होने पर क्या होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक आंख होने पे जो एरिया है वो कम आपको दिखेगा। ठीक है। सेकंड, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे है वो आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। मतलब एक आंख को बंद करके दोनों उंगली में कोई सामान ले लीजिए और दोनों को टच करना चाहिए तो आप टच नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शंस में देखते हैं क्या है, दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है, ये भी सही है।
प्रतिबिंब तो सीधा ही बनेगा, और त्रिविम यानी 3D प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, बी और सी दोनों सही होगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुधिर स्कंदन में, यानी कि स्कंदन का मतलब थक्का जमने में मदद करने वाली विटामिन कौन सी है। आई होप सो आपको ये याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो आप लोग लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। सही मेल आपसे पूछ रहा है, तो ये देखिए सही मेल है, सही पूछ रहा है। हाइपरटेंशन जो है वो बोल रहा है न्यून रक्तचाप, ये आपका गलत है। हाइपरटेंशन से क्या होगा, दिल का दौरा होगा। क्या होगा, दिल का दौरा होगा, बीपी बढ़ जाता है, ये आपका सही है। किरीटाघात ये भी गलत होगा, और एथीरोस्क्लेरोसिस ये भी आपका क्या है, गलत है। तो याद रखिएगा, बीपी बढ़ने से दिल का दौरा होता है, ये सही है। कोई भी क्वेश्चन देख के आपको हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ध्यान से सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, और फिर आप मतलब डिसाइड कीजिए कि क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा, इस ऑप्शन को देखिए, अनियत तापी का मतलब है कि उसका तापमान फिक्स नहीं है। तो तापमान फिक्स नहीं है, इसका मतलब चेंज होता होगा। क्यों चेंज होगा, तो देखिए अनियत तापी में क्या होगा, उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता है। क्लियर हो गया, वायुमंडल के अकॉर्डिंग, यानी कि वायुमंडल में अगर टेम्परेचर ठंडा है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म, उसके हिसाब से टेम्परेचर बदलता है, उसको हम लोग कहते हैं अनियत तापी। नेक्स्ट है, एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ है। तो देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड, मैंने एक सेट में पढ़ाया था, सिंगल स्ट्रैंडेड क्या आरएनए पढ़ाया था। तो एक सूची का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, और दो सूची का मतलब डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए बोल रहा है, तो ये आपका होगा ए नंबर आंसर क्या होगा, सही होगा 63 का। एड्स वायरस जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है विद्युत नियंत्रित विज्ञापन में, यानी कि सीधा सीधा कि एडवर्टीजमेंट के लाइट में साइन बोर्ड के विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम करने के लिए, यानी पढ़ने के लिए दिखाई दे, किस गैस का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग नियॉन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, नियॉन जो एक अक्रिय गैस है, हम लोग उसका यूज़ करते हैं लाइट में। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव यानी कि विष टॉक्सिक की सांद्रता कहलाती है। तो याद रखिएगा, जो टॉक्सिक है वो क्या होता है, समय के साथ बढ़ता चला जाता है। क्या होता है, टाइम के साथ बढ़ता चला जाता है, और उच्च स्तरों में जो होता है वो टॉक्सिक बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग उसको बोलेंगे जैव आवर्धन। आवर्धन का मतलब बढ़ना। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन देखिए, एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन में, ताप नाभिकीय संलयन में, और परमाणु त्वरण में। तो आंसर क्या होगा, याद रखेंगे, परमाणु पाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। कहाँ होता है, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताज ट्रेपीजियम जोन, देखिए TTZ आपने फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा। यह ऐसा जोन है जिसमें ताजमहल के आसपास के कुछ एरिया में, यानी कि कितने किलोमीटर के एरिया में आपको पूछ रहा है कि वहाँ कोई भी तरह का प्रदूषण का प्रोडक्शन यूनिट नहीं हो, हम लोग स्थापित कर सकते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। तो जो ताज ट्रेपीजियम जोन है उसके तहत 10,400 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर नहीं बोल रहा है, किलोमीटर स्क्वायर का मतलब लंबाई चौड़ाई जोड़ के मल्टीप्लाई करके, उतना दूरी तक जो है आप किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को नहीं वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो कि प्रोडक्शन जो क्या करे, पॉल्यूशन फैला है, जिससे ताज का कलर ख़राब हो जाए। चले, कार्बन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता हो उसे क्या कहते हैं। देखिए आपको कह रहा है तत्काल जो है कोलाइडी विलयन बना लेता है, तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन में देखिएगा तो दिखेगा जलरागी। विरागी का मतलब जो कि दूर हटे, और रागी का मतलब जो पास हो, तो यानी कि उसको कहेंगे हम लोग जलरागी कोलाइड। क्या कहेंगे, जलरागी कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गामा किरणें क्या होती हैं। तो देखिए गामा किरण एक तो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, दोनों दिख रहा होगा, उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरण और उत्सर्जित आवेशित किरण। तो याद रखिएगा गामा किरण जो होगा वो क्या होगा, ऊर्जा युक्त किरण होगा, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। वैसे पदार्थ जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं उनको रेडियो सक्रिय कहते हैं, और गामा किरणें क्या है, ऊर्जा युक्त किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा एक अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 38 अणु ATP प्राप्त होता है। इसको देखेंगे ATP, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडोसिन ट्राईफॉस्फेट, प्राप्त होता है
याद रखेंगे। नेक्स्ट है समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होगा। तो समुद्र का हम लोग को पता है पानी का जो समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, यानी उसमें नमकीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उसके खरपतवार में यानी कि उसके आसपास जो घास उगा है किनारे में, उसमें क्या होगा महत्वपूर्ण, तो आयोडीन होगा। क्या होगा, आयोडीन होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, समानता 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। यानी कि आपको पूछ रहा है कि बच्चों में जो 1 से 3 साल हैं उनमें प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो याद रखिएगा क्वाशियोरकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है। तो देखिए जल में ज है तो याद रखिएगा जाइलम में भी ज है। तो जाइलम द्वारा जो होता है जल वो ऊपर ले जाया जाता है। और जब हम लोग फ्लोएम की बात करें तो मिनरल्स होता है वो ऊपर नीचे द्विदिश होता है, 2 दिशा में होता है, वो फ्लोएम है। और जल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित। ये वापस से मैं आपको बता दूं, जैसे वो आपका मैप के स्टडी को कार्टोग्राफी कहते हैं, वो भी इंग्लिश का सिनोनिम था, वैसे कोशिकाओं के अध्ययन को भी हम लोग क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। और ये भी इंग्लिश भी है, साथ ही साथ जीएस भी है। ठीक है, साइटोलॉजी, वापस से सॉरी यहाँ ऑप्शन में गलती हो गया हमसे, साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है। साइटोलॉजी में हम लोग सेल के अध्ययन करते हैं, है ना, सेल यानी कि कोशिका का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, H2CO3। क्या है, H2CO3, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जिसको कि हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अगर अभिक्रिया देखेंगे तो क्या होगा, CO2 + H2O और क्या बन के तैयार होगा, H2CO3 होगा। क्लियर। तो आई होप सो आप लोग को इस सेट मज़ा आ रहा हो, आपने बहुत कुछ सीखा। अगर आपका कोई सजेशंस है, कोई सुझाव है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।